नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता, उसके बलात्कार और निर्मम हत्या के केस में सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। कल सीबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। पता चला कि यह रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपी जाएगी। सीबीआई को आज रात तक स्टेटस रिपोर्ट तैयार करके कल सुबह इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। लेकिन सीबीआई के सामने अभी भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि जिन लोगों से पूछताछ की गई है उन्होंने बताने की कम और छुपाने की कोशिश ज्यादा की। सबसे बड़ा सवाल यह कि ट्रेनी डॉक्टर की लाश सबसे पहले किसने देखी? वो कौन था जिसने सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की खबर पुलिस को दी और पुलिस स्टेशन में किसको बताया? हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में पुलिस चौकी है। सवाल यह भी है कि सबसे पहले पुलिस चौकी से कौन सा पुलिस वाला उस सेमिनार हॉल में गया जिसमें लेडी डॉक्टर को हैवानियत के बाद बेरहमी से मारा गया था। हालांकि सीबीआई ने पुलिस चौकी की जनरल डायरी जब्त कर ली है, लेकिन इस डायरी से सीबीआई को कितनी मदद मिलेगी यह भी क्लियर नहीं है। सीबीआई ने आज भी मुख्य आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। इसके अलावा एएसआई अनूप दत्त और सौरभ नाम के एक शख्स से भी पूछताछ की गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था आरजीकर मेडिकल कॉलेज की नई सुपरिटेंडेंट बुलबुल मुखोपाध्याय को पूछताछ के लिए बुलाया जाना। बुलबुल से पूछताछ के वक्त पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई दफ्तर में थे। सीबीआई बुलबुल मुखोपाध्याय से जानना चाहती है कि उन्हें डॉक्टर के मर्डर की जानकारी कब और किसने दी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस वक्त बुलबुल मुखोपाध्याय हॉस्पिटल की डीन थी। हॉस्पिटल में सेक्सुअल चार्जेस की जांच के लिए गठित इंटरनल प्रोब कमेटी की चीफ थी। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स ने डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी, उन्हें हटाने की मांग की थी। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने बुलबुल मुखोपाध्याय को हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट बना दिया। इससे डॉक्टर्स में नाराजगी है। डॉक्टर्स का इल्जाम है कि जांच भले ही सीबीआई को दे दी गई है, लेकिन इससे इंसाफ मिलेगा, सारे अपराधी पकड़े जाएंगे, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि सारा सिस्टम सबूतों को मिटाने और सच को छुपाने में लगा हुआ है। डॉक्टर्स की आशंका में कितना दम है? क्या वाकई में कोलकाता पुलिस सीबीआई को जांच में सहयोग नहीं कर रही है? कोलकाता पुलिस ने अब अचानक डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की है? उसे पूछताछ का समन क्यों दिया? क्या कोलकाता पुलिस सीबीआई से पहले डॉक्टर संदीप घोष को अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में लेना चाहती है? अगर ऐसा है तो कोलकाता पुलिस का मकसद क्या है, मंशा क्या है, नीयत क्या है? इन सब पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज इस केस में सीबीआई ने क्या क्या किया। सीबीआई ने आज लगातार छठे दिन भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से लंबी पूछताछ की। अब तक संदीप घोष से करीब 64 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष बहुत कुछ छुपा रहे हैं। वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे। जैसे कि जब उन्हें डॉक्टर की हत्या के बारे में पता लगा तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, किससे बात की, और इसके बाद उन्होंने लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को वाइस प्रिंसिपल से फोन क्यों करवाया, खुद बात क्यों नहीं की? पेरेंट्स को हत्या की बजाय सुसाइड की बात क्यों कही गई? पेरेंट्स को अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने से क्यों रोका गया? क्राइम सीन को सील क्यों नहीं कराया गया? वहां हॉस्पिटल के लोग सेमिनार हॉल में किसके कहने पर घुसे? डेड बॉडी की फोटो किसने ली? क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ क्यों की गई? सीबीआई के पास सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पता यह लगा है कि डॉक्टर संदीप घोष सीबीआई के सवालों के साफ साफ जवाब नहीं दे रहे। इसीलिए आज सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल बुलबुल मुखोपाध्याय से भी पूछताछ की। सीबीआई की जांच का फोकस अब 4 लोगों पर है। इनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्ता और इनके अलावा सौरभ भट्टाचार्य। सौरभ भट्टाचार्य वो शख्स है जिसने वारदात से पहले आरोपी संजय रॉय के साथ बैठकर शराब पी थी। इसलिए आज
सौरभ भट्टाचार्य को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इन सारे लोगों से पूछताछ करके सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 9 अगस्त की रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था। वारदात में संजय रॉय के साथ कोई और भी शामिल था या नहीं, और लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद किस शख्स ने सबसे पहले डेड बॉडी को देखा। जैसे ही उस शख्स का नाम पता लगेगा तो सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ जाएंगी। यह पता लगेगा कि क्या सबूत मिटाने की कोशिश हुई, और अगर हुई तो किसने की, किसके कहने पर की। लेकिन मुश्किल यह है कि अभी तक सीबीआई को उस शख्स का नाम पता नहीं लगा है। क्योंकि कल सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करनी है, इसलिए अब तृणमूल कांग्रेस के नेता सीबीआई पर कमेंट कर रहे हैं। आज कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को इधर उधर प्रोटेस्ट करने के बजाय सीबीआई के दफ्तर में जाना चाहिए और सीधे वहां पूछ लेना चाहिए कि क्या पता लगा, सबूत किसने मिटाए। बीजेपी स्वास्थ्य भवन जा रहा है। क्यों जा रहा है? स्वास्थ्य भवन बीजेपी का क्या काम है? अभी जो आरजी कोर में जो बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन तो है सीबीआई के पास, उनको तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। जब तक स्टेट का हाथ में था इन्वेस्टिगेशन, जो ओनली एक्यूज्ड अरेस्टेड, वो तो कलकत्ता पुलिस ही किया था। तो अगर जस्टिस अभी देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीआई का है, तो आपका भाजपा का तो वो फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई, तो आप लोग वहाँ पर जाइए, सीजीओ जाइए। वो हेल्थ भवन, स्वास्थ्य भवन में आपका क्या काम है? यह बात सही है कि इस केस में अभी तक एक ही आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है, और उसे भी कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब वो सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन मुश्किल यह है कि संजय रॉय भी सीबीआई के सवालों के रटे रटाए जवाब दे रहा है। सीबीआई को शक है कि संजय रॉय ने सारे जवाब पहले से तैयार करके रखे हैं। वो एक शातिर अपराधी है, और ऐसा लग रहा है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से क्लियर है कि संजय रॉय 9 अगस्त को सुबह 3:45 बजे आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ था, और मात्र आधे घंटे बाद वहां से बाहर निकल गया था। सिर्फ आधे घंटे के भीतर रेप करना और इतनी बर्बर हत्या के वारदात को अंजाम देना संभव नहीं है। यह तभी हो सकता है जब अपराधी पहले से पूरी तैयारी करके हत्या के मकसद से ही वहां गया हो। इसीलिए सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने वाली है। संजय रॉय को लेकर सीबीआई ने हॉस्पिटल की एक कर्मचारी पूजा कायल से भी पूछताछ की है। सीबीआई के जांच में एएसआई अनूप दत्ता का रोल भी सस्पेक्ट है। कल सीबीआई ने अनूप दत्ता को बुलाकर लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की थी। आज भी उससे कई घंटे पूछताछ हुई है। अब अनूप दत्ता के बयानों की तस्दीक की जा रही है। कल सीबीआई ने अनूप दत्ता से संजय रॉय के साथ उसके रिश्तों को लेकर सवाल किए। संजय रॉय के बयानों से उसका मिलान किया जा रहा है, और अगर कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है तो अनूप दत्ता को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। वारदात के बाद संजय रॉय ने पहला फोन अनूप दत्ता को ही किया था। संजय रॉय वॉलंटरी के तौर पर अनूप दत्ता के अंडर ही काम करता था। सीबीआई ने अनूप दत्ता से पूछा उन्हें इस घटना के बारे में कब पता चला। इसके पहले सीबीआई ने उस पुलिस बैरक की फॉरेंसिक जांच की थी जहां संजय रॉय ने वारदात के बाद रात गुजारी थी। सीबीआई का चौथा बड़ा सस्पेक्ट है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। सीबीआई संदीप घोष से लगभग 64 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। आज सीबीआई ने संदीप घोष की ऑफिशियल गाड़ी को अपने ऑफिस में मंगवाया। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने संदीप घोष की सरकारी गाड़ी की जांच की, उनके ड्राइवर से भी पूछताछ की। लेकिन नोट करने वाली बात है कि संदीप घोष के केस में अब कोलकाता पुलिस ओवर एक्टिव हो गई है। संदीप घोष के खिलाफ लेडी डॉक्टर की आइडेंटिटी रिवील करने और करप्शन के केस में कोलकाता पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है, और कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को आज ही पूछताछ के लिए तलब किया था। हालांकि संदीप घोष कोलकाता पुलिस के सामने पेश नहीं हो सका क्योंकि उससे सीबीआई पूछताछ कर रही है। चर्चा यह है कि कोलकाता पुलिस जल्दी से जल्दी संदीप घोष को अरेस्ट करना चाहती है, जिससे उसे सीबीआई की कस्टडी में जाने से रोका जा सके। डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ जिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ है, वो शिकायत आरजीकर मेडिकल कॉलेज के
फॉर्मर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने की थी। उन्होंने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ 10 पन्नों की शिकायती चिट्ठी कोलकाता पुलिस को सौंपी है। इस चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। इसमें डॉक्टर संदीप घोष पर पहला इल्जाम लाशों की हेराफेरी का है। अख्तर अली का आरोप है कि संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आने वाली लावारिस लाशों का भी इलीगल इस्तेमाल करते थे। इस इल्जाम को साबित करने के लिए अख्तर अली ने बताया कि 30 दिसंबर 2022 को हॉस्पिटल से 5 लाशें गायब हुई थी। ये लाशें पोस्टमार्टम के लिए आई थी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने पोस्टमार्टम होने से पहले ही 5 जनवरी 2023 को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से इन लाशों को ईएनटी डिपार्टमेंट में डायसेक्शन के लिए भेज दिया और लाशों की पोस्टमार्टम की फर्जी रिपोर्ट बनाकर भेज दी, जिसमें सभी 5 की मौत का कारण एक जैसा लिखकर भेजा गया। अपनी शिकायत में अख्तर अली ने उस मेल का भी जिक्र किया है जिसके जरिए इन लाशों की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी गई थी। आरोप लगाया गया है कि यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस तरह लाशों को भेजे जाने और लाशों का सौदा करने के भी इल्जाम है। इनकी जांच होनी चाहिए। अख्तर अली ने कहा कि वो संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर कराने कल भी कोलकाता के ताला पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली। इसलिए उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। मैं कल रात गया था ताला पुलिस स्टेशन और मैंने एक एफआईआर लॉन्च करने गया था, लेकिन ताला पुलिस स्टेशन ने एफआईआर नहीं लिया। तो आज मैंने हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है और कल उसका एडमिशन हियरिंग है। क्या उसमें घपले किए हैं, क्या धांधली की है संदीप घोष? जितने भी फाइनेंशियल एलिगेशंस थे वो है, प्लस डेड बॉडी का जो तस्करी करते थे, बायोमेडिकल वेस्ट का स्टूडेंट लोगों को फेल करवाना, उसके अगेंस्ट में पैसे लेना। अख्तर अली ने अपनी शिकायत में कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर डॉक्टर संदीप घोष हॉस्पिटल के बायो वेस्ट को बांग्लादेश के नागरिकों को बेचते थे। इस काम में उनके करीबी ठेकेदार अफसर और अफजल भी इन्वॉल्व थे। संदीप घोष पर आरोप है कि वो इन ठेकेदारों के जरिए हॉस्पिटल में एक बड़ा गैंग चला रहे थे। इस गैंग के पास आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कैंपस के सारे ठेके थे। पार्किंग हो, कैंटीन हो, साफ सफाई हो या फिर सामान की सप्लाई। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संदीप घोष ये सारे ठेके अपने करीबी ठेकेदारों को देते थे और उनसे 20% कमीशन लेते थे। अख्तर अली ने तो यह इल्जाम भी लगाया कि संदीप घोष ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के कई हिस्सों में दुकानें खुलवा दी थी और मोटी वसूली करते थे। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मरम्मत का जो भी काम होता था वो कमीशन देकर कुछ खास ठेकेदारों को दिया जाता था। अख्तर अली ने बताया कि संदीप घोष ने अपने गुर्गों का रैकेट बना रखा था, जो मेडिकल सप्लाई से लेकर इलेक्ट्रिकल सामानों की सप्लाई तक सब कुछ मैनेज करता था और कमीशन का पैसा संदीप घोष को देता था। डॉक्टर संदीप घोष अपने पर्सनल असिस्टेंट के जरिए वसूली करते थे। नियम है कि हॉस्पिटल में एक बार इस्तेमाल होने वाली सिरिंज दोबारा यूज नहीं होगी, लेकिन आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर संदीप घोष यूज हो चुकी सिरिंजेस और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट भी बेचते थे। हॉस्पिटल के लिए घटिया इक्विपमेंट्स ऊंची कीमतों पर खरीदे जाते थे और हर खरीद में कमीशन फिक्स था। जो शिकायत कोलकाता पुलिस को भेजी गई है उसमें डॉक्टर संदीप घोष पर यह इल्जाम भी है कि वो कॉलेज के एग्जाम्स में नंबर बढ़वाने का पैसा लेते थे और जो पैसा नहीं देता था उसके नंबर घटा दिए जाते थे। स्टूडेंट से इलीगल काम करवाते थे, जो उनका हुक्म नहीं मानता था उसे फेल कर देते थे। अख्तर अली ने कहा उन्होंने ये सारी बातें 2023 में भी विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेजी थी, लेकिन संदीप घोष के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अख्तर अली ने रेप एंड मर्डर केस में भी संदीप घोष के रोल पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया जब वो आरजीकर हॉस्पिटल में पोस्टेड थे तब उन्होंने आरोपी संजय रॉय को संदीप घोष के साथ देखा था। आरोप कोई नया नहीं है, ये काफी पहले मैंने 2023 साल मार्च में सबसे पहले उनको एक्सपोज किया था। बायोमेडिकल वेस्ट का जो सेलिंग होता था, इलीगल ट्रैफिकिंग होता था उसको, फिर उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे फिनेंशियल इरेगुलरिटीज थी,
एक के बाद एक सारे मैंने डॉक्यूमेंट के साथ विजिलेंस कमीशन को, एंटी करप्शन को दिए थे। उसके बाद फिर अलग अलग वक्त में अलग अलग जगह पे मैंने कंप्लेन किया, मगर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या लगता है आपको इस घटना में संदीप घोष कितना भागीदार हो सकता है? ये तो सिक्योरिटी का एक लैप्सेस ही है और इसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर एक बच्चा है, स्टूडेंट है, या कोई स्टूडेंट के अलावा एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, उसके साथ कुछ होता है ऑन ड्यूटी अवस्था में, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को जाती है। ये कैसे पहुंच गया इस सेमिनार रूम में, आपको क्या लगता ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है। पहले भी संदीप घोष के साथ रहा है, आप बता? ये तो इंक्वायरी जो लोग कह रही है वो लोग बता सकते हैं ना। उस टाइम में, जिस टाइम में मैं वहाँ पोस्टेड था, उस टाइम में मैं संजय राय को संदीप घोष के साथ देखा था। अख्तर अली ने डॉक्टर संदीप घोष पर जो आरोप लगाए हैं, उनसे ये संकेत मिलता है कि डॉक्टर संदीप घोष की पहुंच ऊपर तक है। वो चाहे जो करें, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिसने भी प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ आवाज उठाई, उसको मुसीबतें झेलनी पड़ी। वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उत्पल बनर्जी ने भी कहा कि अख्तर अली की शिकायतों में सच्चाई है। उत्पल बनर्जी ने कहा, अगर डॉक्टर संदीप घोष की पहुंच सरकार में ऊपर तक न होती तो क्या किसी प्रिंसिपल की हिम्मत है कि क्राइम सीन वाली जगह हथौड़ा चलवा देते? उत्पल बनर्जी ने कहा कि सेमिनार हॉल के करीब रेनोवेशन से इंजीनियर ने इनकार कर दिया था, लेकिन उस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े अफसर मौजूद थे। उन्होंने इंजीनियर से कहा कि दीवार तोड़ो, सारी परमिशन बाद में मिल जाएगी। उत्पल बनर्जी ने लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में भी संदीप घोष के रोल पर सवाल खड़े किए। उत्पल बनर्जी ने कहा, उन्हें तो शुरू से ही शक है कि संदीप घोष इस मामले में सबूत मिटाने की, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लड़की के पेरेंट्स से भी झूठ बोला, मर्डर को सुसाइड बताया। फिर सीबीआई के आने से पहले ही आनंद फानंद में सेमिनार हॉल की दीवार तोड़ दी गई। उत्पल बनर्जी ने कहा, इससे संदीप घोष पर शक और बढ़ जाता है। क्राइम के बाद जो हुआ है, ये हम लोगों का मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि वो जो घटना जो घटा था, उसके साथ ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस का एक असिस्टेंट सुपर ने उनका पेरेंट्स को बोला है आपका लड़की सुसाइड किया है। क्यों ऐसा बोला है? दूसरा है, उन लोग जब आए थे, उन लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर नहीं किया है, तो एविडेंस को उनको मिटाने के लिए जो काम किया है। उनके साथ हमारे पास ये खबर है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल सामने उधर आए थे, इंजीनियर को बोला करने के लिए, इंजीनियर को ये इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, हम लोग काम नहीं करेंगे। तब उनको बोला ठीक है, आपका ऑफिसर से हाई लेवल का ऑफिसर से बात कर लेंगे, अभी हम लोग ऑर्डर देते हैं। तो जिधर क्राइम सीन है, जिसका सैंक्टिटी ठीक से रखना चाहिए, क्या उधर क्या इतना इमरजेंसी क्या था? उत्पल बनर्जी ने यह भी बताया कि संदीप घोष के खिलाफ कई बार आंदोलन हुए, लेकिन वो कुछ गुंडों के साथ मिलकर अपने साम्राज्य में इस तरह से काम करते थे कि विरोध करने वालों को कुचल दिया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। डॉक्टर्स के इंटर्नशिप सर्टिफिकेट रोक दिए जाते थे। उत्पल बनर्जी ने कहा कि डर के मारे लोग इसी वजह से संदीप घोष के खिलाफ मुंह नहीं खोलते थे। बार बार उनका तरफ मूवमेंट हुआ है। जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने, जूनियर डॉक्टर ने पहले भी मूवमेंट किया है, जो मूवमेंट किया है उनका ऊपर भी उन लोगों को बहुत सारे अत्याचार किया है। ऐसा भी हुआ है, 2 इंटर्न का कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी 6 से 9 महीना के लिए रोक दिया है। ऐसा ही उनका ताकत था उस समय, तो वो जो कुछ चाहते हैं वो वही कर सकते हैं, जो उनका विरोध कर सकते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनको बदली कर सकते हैं, उनका इंटर्नशिप कॉम्पिटिशन रोक देते हैं, उनको एग्जाम में फेल कर देते हैं। ऐसा ही उन लोगों का ताकत था। तो ये ताकत के सामने तो कभी कभी तो सारे जो स्टूडेंट है, जो टीचर्स है, जो स्टाफ है, कुछ तो होगा ही। अब इस मामले में जो बातें सामने आ रही हैं, उससे डॉक्टर्स में नाराजगी और बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आरजीकल मेडिकल कॉलेज के अलावा कोलकाता के 5 बाकी मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स ने आज एक बार फिर इंसाफ की मांग करते हुए प्रोटेस्ट मार्च निकाला।
डॉक्टर्स ने कोलकाता में हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस सीजीओ कॉम्प्लेक्स से अपना प्रोटेस्ट मार्च शुरू किया, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर जाकर खत्म हुआ। बीजेपी भी इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि आज पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को प्रोटेस्ट मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी, लेकिन हाईकोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आज बीजेपी ने भी आरजीकर रेप केस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के तमाम नेता कोलकाता के श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर हॉस्पिटल में सीआईएसएफ तैनात करने का जो आदेश दिया, उससे क्लियर है कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सुकांतु मजूमदार ने कहा कि इस आदेश के बाद बंगाल पुलिस के चीफ राजीव कुमार को हटा दिया जाना चाहिए और ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, तो बंद नहीं है। आरजीकर हुआ, उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। इस बीच आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की सुरक्षा सीआईएफ ने संभाल ली। सीआईएसएफ के डीआईजी जवानों के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे, पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया, सिक्योरिटी की ज़रूरतों को समझा और इसके बाद सीआईएसएफ के अधिकारियों ने कोलकाता पुलिस से भी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी हासिल की। अब जब तक डॉक्टर्स चाहेंगे तब तक सीआईएसएफ ही हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स की सुरक्षा में तैनात रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर हॉस्पिटल में सीआईएसएफ की तैनाती का आदेश दिया था। डॉक्टर्स को न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिया था और अपील की थी कि अब डॉक्टर्स काम पर लौट आएं, लेकिन डॉक्टर्स ने प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। पूरे देश में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट और हड़ताल आज 12वें दिन भी जारी रहा। आज दिल्ली के सभी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जंतर मंतर पर जमा हुए, वहीं सड़क पर ओपीडी भी लगाई। हालांकि ज्यादातर मरीज हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहां से निराश होकर लौट रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक सरकार सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करेगी, तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट और काम रोकने की वजह से पूरे देश में ओपीडी की 90% सर्विसेज प्रभावित हुई हैं। इसलिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हेल्थ मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। दूसरी तरफ आईएमए की भी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और आईएमए के डॉक्टर्स ने तय किया कि प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलना चाहते हैं और चाहते हैं इस मामले में प्रधानमंत्री खुद दखल दें, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी बात नहीं सुन रही। इसलिए फिलहाल उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम लोगों की 4 मुख्य डिमांड थी। पहली, क्रिमिनल सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट द मेडिकल प्रोफेशंस। सेकंड थी जस्टिस फॉर द विक्टिम। थर्ड थी डिग्निफाइड एंड सेफ कंडीशन लिविंग कंडीशंस फॉर द रेजिडेंट डॉक्टर्स। और चौथी थी सेफ जोन्स, हॉस्पिटल्स को सेफ जोन डिक्लेयर किया जाए। इन चारों डिमांड में से जो 3 डिमांड है सेंट्रल एक्ट को छोड़ के, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन तरीके से संज्ञान लिया है और उसके पे कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आज आरडीए अपने वापस जाएंगे हॉस्पिटल्स में और अपने अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ आपस में कंसल्टेशन करेंगे और फिर उसके बाद कॉल लेंगे कि स्ट्राइक का आगे क्या रुख होना चाहिए।
डॉक्टर्स की नाराजगी, उनकी आशंका, उनका डर समझा जा सकता है। जब भी किसी केस में लोगों को लगता है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई, अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई, तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। कोलकाता में एक मासूम बेकसूर लड़की के साथ जो वैश्यान्य हरकत हुई, उसने डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट की वजह बना दी। देश की आम जनता में आक्रोश का यही कारण है। अब यह बात और भी गंभीर हो गई है क्योंकि लोगों को लगता है कि इस केस में मुख्य आरोपी से लेकर बाकी लोग जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक से सवालों के जवाब नहीं दे रहे। कोलकाता पुलिस भी डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ केसेस फाइल करके नई चाल चल रही है। आशंका है कि कोलकाता पुलिस डॉक्टर संदीप घोष को अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में लेना चाहती है, वरना जिन डॉक्टर घोष को पहले बचाने की कोशिश की, अब वो पुलिस के घेरे में क्यों आए। इसी तरह जिस भीड़ ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, सबूत मिटाने की कोशिश की, उसके बारे में अभी तक कुछ खास पता नहीं चला है कि वो किसके लोग थे, उन्हें किसने भेजा था। यह सवाल भी बना हुआ है। और इस मामले में एक और दुख की बात है कि डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण देश भर में लाखों मरीज परेशान हैं, खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स में जहां देश के गरीब लोग इलाज कराने आते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट की अपील पर ध्यान देना चाहिए, काम पर लौटना चाहिए, उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, इस पर यकीन करना चाहिए। इसी तरह इंसाफ की उम्मीद लोगों को ठाणे के केस में भी है। ठाणे में बदलापुर के एक स्कूल में 2 छोटी बच्चों के साथ घिनौनी हरकत के केस में कल पूरे दिन हंगामा हुआ था, लेकिन आज सिचुएशन नॉर्मल है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में है, हालांकि लोगों में गुस्सा अभी भी बना हुआ है। इसलिए फिलहाल इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड की गई हैं। रेलवे स्टेशन और दूसरी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। इस केस में 3 साल की मासूम बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले सफाई कर्मचारी को आज अदालत ने 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन शुरू कर दिया है जिन लोगों ने कल प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की थी, पथराव किया था। पुलिस ने इस मामले में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बदलापुर में जो घटना हुई वो वाकई में शर्मनाक है, पीड़ादायक है, लेकिन सरकार ने इसे लेकर सख्त कार्रवाई की है, आरोपी पकड़ा गया है और लापरवाही करने वाले पुलिस अफसरों पर भी एक्शन लिया गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द गुनहगार को सजा दिलाई जाएगी। शिंदे ने कहा इस केस को लेकर कल जिस तरह बदलापुर में हंगामा हुआ उसके पीछे सियासत है। जिन लोगों ने ट्रेन रोकी, स्कूल में तोड़फोड़ की, वो लोकल नहीं थे, उन्हें गाड़ियों में भर भर कर बाहर से लाया गया था। जो घटना हुई है वो बहुत दुख देने वाली है। छोटे बच्चे के साथ जो हुआ वो बहुत पीड़ादायक है। जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, ऐसे निर्देश मैंने कल ही पुलिस कमिश्नर को दिए हैं और इस पर काम भी शुरू है। उस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोगों ने बताया कि पुलिस ने भी इसमें गड़बड़ी की है, तो हमने पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की है। लेकिन कल 8 से 9 घंटे तक रेलवे लाइन को रोका गया, ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूं कि कल का जो आंदोलन था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। कल गाड़ियां भर भर के आंदोलनकारी दूसरी जगह से वहां पर आए थे। वहां सरकार के मंत्री भी पहुंचे और सारी मांगे मान ली। फिर भी वो लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो सरकार को बदनाम करना चाहते थे। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सारा कुछ सीसीटीवी में है और मीडिया की फुटेज में है। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं। मासूम बच्चों के साथ गलत हरकत हुई, इसलिए विपक्ष अब इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेगा। आज महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद की कॉल दी। असल में आज मुंबई में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग थी जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी थी, लेकिन फैसला हुआ कि सीटों पर बंटवारे की बात बाद में होगी। फिलहाल सब पार्टियां मिलकर ठाणे की घटना पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद मुंबई में कांग्रेस के नेताओं ने मंत्रालय के बाहर नारेबाजी की।
बदलापुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। कई कार्यकर्ता तो सड़क पर लेट गए। सुप्रिया सुले ने भी ठाणे में अपनी पार्टी के वर्कर्स के साथ प्रोटेस्ट किया और शिंदे सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विपक्षी दलों का कहना है कि एकनाथ शिंदे की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हो गई है, बच्चियों का शोषण हो रहा है और इंसाफ मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं। ये सही नहीं है। एक पब्लिक क्राई हुआ है बलात्कार के खिलाफ। न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। सबसे पहली बात है, ये क्यों हुआ? जिस संस्था में ये हुआ, ये संस्था किसकी है? आप ढूंढ लीजिए। अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती, हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती, तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठ तमाशा करते, बहुत बड़ी नौटंकी करते। अभी कहाँ है सब लोग? जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की, तो अपना बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया? कांग्रेस के नेताओं ने कहा इस समय महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है, बच्चों की सुरक्षा का है। नाना पटोले ने कहा कि जिस स्कूल में यह घटना हुई है वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति का है, इसलिए इसे दबाने की कोशिश हुई, लेकिन मां विकास अघाड़ी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। जिस संस्था में ये घटना हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था है। बीजेपी की और आरएसएस की बदनामी ना हो। जो 12 और 13 तारीख को हुई घटना को जिस तरह से छुपाया गया, जब वो बच्चियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको परेशान किया गया, उनको ही पूछा गया कि तुम्हारे पास पुरावा क्या है। उस संस्था ने जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए और ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई है, और इसलिए आने वाले 24 तारीख को महाराष्ट्र को बंद की आवाज़ हमने दी है। आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम भी बदलापुर पहुंचे। वो बदलापुर पुलिस स्टेशन गए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिले, सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उसके मुखिया से मिले। इसके बाद संजय निरुपम ने कहा कि बहुत जल्द इस मामले में चार्जशीट दायर होगी, कोर्ट में केस जाएगा, ट्रायल शुरू होगा और उम्मीद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द ही इस मामले में इंसाफ भी मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर में बच्चों के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए उज्जवल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया है। उज्जवल निकम ने कहा वो भी चाहते हैं कि गुनहगार को कड़ी सजा दिलवाएं, लेकिन कितनी सजा दिला पाएंगे इसका अंदाजा चार्जशीट फाइल होने के बाद लगाया जा सकता है। उज्जवल निकम ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून, कड़े नियम बनाने की जरूरत है। अगर स्कूल में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, कोई और गड़बड़ी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। इस प्रकार की घटना वापस न सिर्फ महाराष्ट्र में लेकिन पूरे देश में नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी सरकारों को कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि जहां छोटे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, उनके लिए वॉशरूम में जाने के लिए किस प्रकार की सेवा उपलब्ध है, क्या जेंट्स है क्या लेडीज है, और हमेशा लेडीज ने रखना चाहिए। एक बात, वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी की निगरानी चाहिए। तीसरी चाहिए, क्लास टीचर ने अपने इसमें नोटिंग करना चाहिए। अगर छोटी बच्चा बच्ची कहीं वॉशरूम में कोई लेके जाता है तो उसको नोटिंग सिग्नेचर इनके कस्टडी में दिया है, ये भी रिकॉर्ड करना चाहिए। ये बनता है, सरकार को ये देखना होगा कि इस तरह के अधिनियम होना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होनी चाहिए कि भाई, नहीं तो आप हमेशा कह देंगे नहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा तो तुम्हें सजा होगी भाई। ये सही है कि बदलापुर में छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ जो दरिंदगी हुई, जो घिनौनी हरकत हुई, उसको लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है, होनी भी चाहिए। कई सवाल भी हैं। क्या पुलिस ने केस दर्ज करने में देरी की?
क्या पुलिस स्टेशन में बच्चों की गर्भवती मां को इंतजार करवाया गया? क्या किसी ने सीसीटीवी फुटेज गायब करने की कोशिश की? और उज्जवल निगम की बात ठीक है कि जहां छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती हैं वहां वॉशरूम की सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए, वहां लेडी असिस्टेंट होनी चाहिए। और अगर स्कूलों में ये नहीं है तो इसके लिए सारे नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि सब कभी ना कभी सरकार में रहे हैं। इस मामले का तीसरा पक्ष यह है कि इस केस में मां विकास आघाड़ी के नेताओं को एक बड़ा इशू मिल गया है। वो इस पर खुलकर राजनीति कर रहे हैं। वो जानते हैं ऐसे मामलों को डिफेंड करना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आम आदमी की, आम जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन इन नेताओं को दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राजनीति में तो सब ये करते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में चुनाव सामने है और इसी तरह का एक और केस अकोला में सामने आया। अकोला में एक सरकारी स्कूल में 6 बच्चियों से छेड़खानी की गई और आरोप लगा स्कूल के टीचर पर। आरोपी टीचर का नाम प्रमोद मनोहर सरदार है, जो काजीखेड़ में जिला परिषद के स्कूल में पढ़ाता है। पता चला कि आरोपी टीचर ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 6 छात्राओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। आरोपी टीचर इन छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाता था और फिर उनके साथ गलत हरकत करता था। अब बच्चों ने सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई तो मामला सामने आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब यह हैवान टीचर 26 अगस्त तक के लिए पुलिस कस्टडी में है। अकोला के एसपी ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही इस पर एक्शन लिया। इस मामले की सख्ती से जांच की जा रही है। छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ स्कूल जैसी जगहों पर गलत हरकत हो और जब टीचर वहशी बन जाए तो पेरेंट्स किस पर भरोसा करेंगे? ठाणे हो, अकोला हो, दोनों जगह स्कूल में बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले स्कूल के ही लोग थे। इसी तरह यूपी के कन्नौज में बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने के केस में लड़की की बुआ ने ही बच्ची को समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह के पास पहुंचाया था। आज पुलिस ने फरार बुआ को गिरफ्तार कर लिया। पता लगा कि बुआ के रिश्तेदार नवाब सिंह थे। फिर उसने अपनी भतीजी को भी नवाब सिंह के पास पहुंचा दिया। अब ऐसे केसेस में कानून क्या करे, पुलिस क्या करे? जब टीचर बच्चों पर बुरी नजर डाले, जब नाते रिश्तेदार बच्चों का सौदा करने लगे, तो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? इस तरह के अपराध करने वालों को कानून तो सजा देगा, लेकिन समाज को भी सतर्क रहने की जरूरत है, तभी हम अपनी बेटियों को बचा पाएंगे। अब बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद की कॉल दी थी। इसे समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एलजेपी और भीम आर्मी जैसे कई राजनीतिक दलों ने सपोर्ट दिया था। बंद का बहुत ज्यादा असर तो कहीं नहीं दिखा, लेकिन बिहार, राजस्थान और यूपी में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन जरूर किया। दुकानों को बंद करने की कोशिश की। सबसे ज्यादा हंगामा दिखाई दिया पटना में। पटना में भीम आर्मी और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर इकट्ठा हुए। पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे। बड़ी संख्या में फोर्स तैनात थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए तो पुलिस ने लाठियां चलाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि लाठीचार्ज के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिससे पुलिस को काफी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। लाठीचार्ज के दौरान एक पुलिस वाले ने वहां मौजूद पटना सदर के एसडीएम श्रीकांत खांडे पर ही लाठी चला दी। भीड़ के बीच खड़े श्रीकांत खांडेकर किसी से बात कर रहे थे। पटना पुलिस के सिपाही ने उन्हें प्रदर्शनकारी समझकर डंडा चला दिया। गोपालगंज में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए। इसी दौरान एक स्कूल बस वहां से गुजरी। प्रदर्शनकारियों ने बस को घेर लिया। बस में बच्चे बैठे थे और बस के नीचे जलते हुए टायर थे। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। लोग बच्चों को बचाने के लिए दौड़े। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो बस में आग लग सकती थी। बच्चों की जान को खतरा हो सकता था।
लेकिन प्रदर्शनकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बाइक से जा रही एक महिला को भी रोक लिया, उसके साथ बदसलूकी की। इस तरह की तस्वीर आने के बाद आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आरक्षण को लेकर हंगामा बिहार के दूसरे शहरों में भी हुआ। जहानाबाद में प्रोटेस्टर्स ने जगह जगह रोड ब्लॉक किए, नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों से रास्ता खाली करने की अपील की, लेकिन बात नहीं बनी तो फिर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने हंगामा कर रहे 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया में भी प्रदर्शन हुआ। नोट करने वाली बात यह कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने भारत बंद का विरोध नहीं किया। जेडीयू इस इशू पर चुप है। चिराग पासवान की पार्टी ने खुलकर भारत बंद का समर्थन किया, लेकिन जीतन राम मांझी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। इससे अनैतिक कहा। बंद बुलाने वालों को जीतन राम मांझी ने दलित और पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों का विरोधी बताया। मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है। आरक्षण का फायदा सिर्फ कुछ चुनी हुई जातियों को मिल रहा है। इसका विरोध करने वालों को ये बताना चाहिए कि क्या वो रिजर्वेशन का फायदा अपने गरीब भाइयों को नहीं देना चाहते। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। हम चाहते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए, और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है, जो 90% से ज़्यादा है। 90% वही 2, 4, 5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में, वो आज हाशिए पर है। मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। जीतन राम मांझी ने बंद का विरोध किया तो तेजस्वी यादव ने मांझी के बहाने केंद्र सरकार से लेकर चिराग पासवान तक सबको निशाना बनाया। तेजस्वी ने कहा कि मांझी और चिराग पासवान दोनों एक ही सरकार में शामिल हैं, लेकिन क्रीमी लेयर के मसले पर दोनों की राय अलग अलग है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग का समर्थन और मांझी का विरोध लोगों को कंफ्यूज करने की स्ट्रेटेजी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वाकई में जीतन राम मांझी की नीयत साफ है तो वो सबसे पहले अपने बेटे को मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए कहें, क्योंकि ये सब उन्हें आरक्षण की वजह से ही मिला है। हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे। तो मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? उनकी क्या प्रतिक्रिया है मांझी जी की प्रतिक्रिया में? दोनों एक ही गठबंधन में हैं, दोनों के राग अलग अलग हो रहे हैं। सरकार जो है लगातार इस तरह का काम कर रही है, जहां आरक्षण को समाप्त किया जाए वहां ही लोग सत्ता के भागीदार हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भारत बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। हालांकि लखनऊ, अयोध्या में, मेरठ और आगरा में प्रदर्शन हुए। समाजवादी पार्टी और BSP ने भारत बंद का समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शन किया और इसके बाद कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पर जाम लगाने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। अयोध्या, आगरा और मेरठ में भी प्रदर्शन हुए, लेकिन बंद का कोई असर नहीं दिखा। अखिलेश यादव ने आज आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कहा बीजेपी आरक्षण के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रोक लगा रही है, क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे आरक्षण खत्म करना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव को जवाब दिया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। असल में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 3री बरसी थी। इस मौके पर बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था।
योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अखिलेश ने कल्याण सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी और मुख्तार अंसारी की मौत पर फातिहा पढ़ने उसके घर पहुंच गए थे। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए एक ही मकसद रखता है और वो मकसद है हिंदू समाज को बांटकर सत्ता हासिल करना। लोगों को इस साजिश से सावधान रहना चाहिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है? और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। असल में आरक्षण को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भारत बंद की कॉल दी गई, उसके पीछे क्या है, इसे समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उससे आरक्षण पर कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दो बातें कही। पहली ये कि आरक्षण जिन वर्गों को मिल रहा है उनकी सब कैटेगरी बनाई जा सकती हैं और सब कैटेगरी क्रिएट करने का हक राज्य सरकारों को भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सुझाव यह दिया था कि जैसे पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर है, वैसे ही SC ST में भी सरकार को क्रीमी लेयर बनाने पर विचार करना चाहिए, जिससे SC ST वर्ग के उन लोगों को भी रिजर्वेशन का फायदा मिल सके जो अब तक सामाजिक और आर्थिक तौर पर सबसे पीछे हैं। यह सिर्फ सुझाव था और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है और सरकार आरक्षण में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगी। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे विरोधी दल, सब के सब दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को यह कहकर भड़का रहे हैं कि सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर इसी तरह का नैरेटिव लोकसभा चुनाव से पहले फैलाया गया था, इसका फायदा हुआ। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहाना बनाकर फिर से आरक्षण की आग को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के केस में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ बेरहमी से किए गए रेप और नृशंस हत्या के मामले में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के प्रेशर में ममता बनर्जी की सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। उससे पहले इस मामले में आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल सुहारिता पॉल, MSDP बुलबुल मुखर्जी, हेड ऑफ चेस्ट मेडिसिन अरुणाभ दत्त चौधरी और असिस्टेंट सुचरिता सरकार को उनके पदों से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम ने अब से थोड़ी देर पहले यह आदेश जारी किया है। ट्रेनी डॉक्टर की विभत्स हत्या के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स इन लोगों को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने बुलबुल मुखर्जी को हटाने के बजाय उन्हें हॉस्पिटल का नया सुपरिटेंडेंट बना दिया था। लेकिन आज ममता बनर्जी के रुख में बदलाव दिखाई दिया। उन्होंने बुलबुल मुखर्जी समेत 3 डॉक्टर्स को उनके पदों से हटा दिया। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन है इस एक्शन पर?
रजत जी देखिए, जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो आरजीकर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के यहाँ पर जो मौजूद हैं, वो थोड़ी बहुत इस बात में खुशी तो जता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जस्टिस अभी बाकी है, न्याय अभी मिलना ज़रूरी है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कब तक अंजाम पहुंचाएगी इस बात का इंतजार डॉक्टर्स को है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें जो एक नाम है बुलबुल मुखर्जी और जो अन्य डॉक्टर, इनको इस समय सस्पेंड क्यों किया गया, वो भी तब जब दिन में बुलबुल मुखर्जी को सीबीआई में पूछताछ के लिए बुलाया गया। जो हमें जानकारी मिल रही है डॉक्टर्स के मुताबिक, उसमें यह पता लगा है कि बुलबुल मुखर्जी वो अधिकारी हैं वहां उस अस्पताल की जिनको ये पता रहता है उनके डिपार्टमेंट में कि रात को या सुबह किस डॉक्टर की ड्यूटी वहां पर लगी है। तो कुछ डॉक्टर्स ने यह कहा था कि बुलबुल मुखर्जी को पूरी जानकारी थी कि उस दिन फ्लोर पर यानी सेमिनार रूम में जो कुछ भी हुआ उससे पहले उस जगह पर कौन कौन डॉक्टर मौजूद थे। दूसरी बात जो जानकारी हमको मिली है कि ये जो 3 और डॉक्टर बुलबुल मुखर्जी के साथ सस्पेंड हुए, इनको भी सीबीआई समन दे सकती है, सीबीआई इनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही, क्या बुलबुल मुखर्जी ने पूरी जानकारी संदीप घोष को दी थी, क्या संदीप घोष ने जो घटनाक्रम हुआ उससे पहले अगर मीटिंग की थी तो क्या उसमें बुलबुल मुखर्जी और ये डॉक्टर मौजूद थे, क्या उस दिन जो घटनाक्रम हुआ उस दिन इन डॉक्टर्स को पता था कि सेमिनार रूम और आसपास के रूम में कौन डॉक्टर्स हैं, या ट्रेनी डॉक्टर अगर कोई उस डॉक्टर बेटी के साथ मौजूद था वो कौन कौन नाम थे। तो सीबीआई इस थ्योरी को जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रात के जो ड्यूटी आवर्स होते हैं जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक उनका एक सुपरिटेंडेंट होता है और उसको पूरी जानकारी होती है कि इमरजेंसी वार्ड में कौन रहेगा, चेस्ट डिपार्टमेंट में कौन रहेगा और डिपार्टमेंट में कौन रहेगा। चूंकि बुलबुल मुखर्जी को इसीलिए सीबीआई ने बुलाया है कि उस दिन वहां पर बुलबुल मुखर्जी हो सकती है और उनको पूरी जानकारी थी कि डॉक्टर बेटी के अलावा वहां पर कौन कौन डॉक्टर्स थे, उनके साथ इंटर्न डॉक्टर कौन थे, सीनियर डॉक्टर्स कौन थे और तमाम डॉक्टर्स कौन थे। क्या सेमिनार रूम में सिर्फ अकेले उस बेटी को जाने की इजाजत मिली थी, क्या उस फ्लोर पर सिर्फ उस बेटी को ही केवल का ऑर्डर निकाला था या अन्य किसी डॉक्टर को जाने की अनुमति नहीं मिली। तो इस थ्योरी को सुलझाना चाहती है सीबीआई और यही वजह है कि जब सीबीआई ने बुलबुल मुखर्जी को बुलाया पूछताछ करने के लिए, उसके बाद ममता सरकार ने आनंद फानंद में इन तमाम डॉक्टरों को सस्पेंड किया है। लेकिन जो डॉक्टर्स थे जिनसे आज हमारी बातचीत हो रही थी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि ये डॉक्टर्स जो हैं जिनका नाम बुलबुल मुखर्जी या अन्य हो, उनको वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ड्यूटी आवर्स बढ़ाने, जबरदस्ती काम कराने, सही तरीके से डॉक्टर से बातचीत ना करना, बुरा बर्ताव या हॉस्टल में सही तरीके की फैसिलिटीज ना मिलना, वो और चीजें जिससे कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम हुआ उससे कोई ना कोई तार जुड़ा हो सकता है। सीबीआई को इस कनेक्शन की जांच करनी चाहिए। सीबीआई ने एक कड़ी तो पकड़ी है लेकिन और कड़ी जाननी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही ममता सरकार ने तमाम डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। तो अब ये जरूर खबर आ रही है कि बुलबुल के अलावा जो अन्य डॉक्टर्स हैं उनको भी सीबीआई पूछताछ करने के लिए बुला सकती है। मनीष भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। अब सवाल है कि ममता बनर्जी ने जो एक्शन आज लिया है वो एक्शन पहले भी लिया जा सकता था। डॉक्टर्स की मांग तो पहले दिन से यही थी। अगर ममता बनर्जी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल ना बनाती, बुलबुल मुखर्जी को घटना के तुरंत बाद हटा देती, उन्हें नया सुपरिटेंडेंट ना बना देती, तो न तो डॉक्टर्स का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ता और न ममता बनर्जी की नीयत पर, उनकी मंशा पर लोगों को शक होता। इसलिए अब राज्य सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने एक्शन लेने में इतनी देर क्यों की, इसके पीछे राज क्या है। जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, सीबीआई की जांच पर भरोसा करना चाहिए। ये मामला कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा।